हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिजेस की कि क्या क्या उनके टाइप्स हैं और क्या क्या मैरिजेस में होता है। तो काइंड्स ऑफ निकाह देखते हैं। ये हैं 4 तरीके के। जैसा आप देख रहे हैं, वैलिड मैरिज यानी कि सही, वॉइड मैरिज बातिल, इर्रेगुलर मैरिज फासिद और मुता मैरिज। अब इसमें बात करते हैं हम कि वैलिड मैरिज क्या है। पीडीएफ में मैंने आपको डीपली सारे पॉइंट प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। उसमें आप पढ़ लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट सिर्फ इनकी टर्म्स है। आपको मुस्लिम लॉ में सबसे ज़्यादा जो उर्दू टर्म्स हैं इनकी, वही आपको याद रखनी है, क्योंकि प्री में डायरेक्ट वही टर्म्स देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या होगी, या इरेगुलर मैरिज कैसे डिफ़ाइन की हुई है, किन के बीच होती। नहीं, वहाँ आपसे सीधे पूछेंगे बातिल निकाह क्या है या फासिद क्या है, ठीक। तो ये टर्म्स आपको सारी याद रखनी पड़ेंगी, चाहे इन्हें आप रटो चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये टर्म्स आपको रटनी। तो हम एक एक मैरिज को यहाँ समझते हैं। परेशान बिल्कुल मत होना, पीडीएफ में मैंने सारी डिटेलिंग प्रोवाइड की है आपको, यहाँ पर मैं सिर्फ समझा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये आप एक बार पहले उसमें से पढ़ लो, उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मैं उसको समझाऊंगी, वरना मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक। तो चलिए, सही सही क्या है? सिंपल सी चीज़ है, हर तरीके से जो मैरिज वैलिड है वो सही है। लीगल राइट्स होंगे, लीगल लाइबिलिटीज़ होंगी, लीगल ड्यूटीज़ होंगी आपकी, हर तरीके का आपको सब कुछ वैध होगा। वो हो गई आपकी सही, सॉरी। दूसरा हो गया वॉइड मैरिज यानी बातिल। बातिल क्या होता है? जिसमें किसी भी तरीके का कोई लीगल ना तो राइट होता है ना ड्यूटी होती है, और जो इवन इससे संतान होती है, चिल्ड्रंस होते हैं, वो भी क्या होते हैं? इलीगल, इलेजिटिमेट होते हैं, अवैध होते हैं वो, ठीक। सही से सब कुछ सही ही है, बस ये समझना, ठीक। उसमें हर तरीके का राइट है आपको, चाहे वो सक्सेशन के तौर पे राइट हो, चाहे वो लेजिटिमेसी के लिए राइट हो, सारे राइट हैं उसमें आपको। लेकिन जो वॉइड होगी यानी कि बातिल निकाह जो होगा, बातिल में आपको क्या होगा? इसमें आपको सिर्फ किसी भी तरीके से ये आपके लिए जायज़ नहीं माना जाएगा, ये शून्य विवाह होगा, ठीक है। तीसरा है आपका फासिद। फासिद क्या है? ये इर्रेगुलर मैरिज है। इर्रेगुलर कैसे? पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लिया मुस्लिम्स में अग्नि उपासक जो होते हैं उनको मुस्लिम्स नहीं माना जाता, जो अग्नि की पूजा करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर एक मुस्लिम ने किसी अग्नि उपासक लड़की से निकाह किया है, तो वो मैरिज उस समय उसकी इर्रेगुलर मैरिज होगी, वो फासिद होगी। लेकिन अगर वो लड़की मुस्लिम धर्म अपना लेती है पूरी तरह से, और वो अग्नि उपासक करना छोड़ देती है उपासना को, तब वो जो मैरिज है उसको आप वैलिड बना सकते हो। समझ गए आप? मैरिज जिन्हें कुछ चेंज करके वैलिड बनाया जा सके, उसे कहते हैं फासिद, ठीक है। मतलब जिनका एक तरह से ये कह लो आप बेस अच्छा है, लेकिन उनके जो मेरिट्स हैं वो इलीगल है। अगर हम उनके गुणों की बात करें तो वो इलीगल है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, कि इसमें मेहर और इद्दत दोनों का राइट होता है लेडी को, ठीक। तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें, कि जो चिल्ड्रंस हैं वो लीगल होंगे इसमें। वॉइड में हर चीज़ इलीगल होगी, वॉइड होगी पूरी तरह, और इसमें चिल्ड्रन वैलिड होंगे, लेजिटिमेट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है आपका मुता। मुता विवाह जो है, ये जो आपका स्कूल था अथना अशरिया, शिया में चलता है ये। सुन्नी में मुता नहीं होता। सुन्नी में 3 तरीके की मैरिज होती हैं, सही, बातिल और फासिद।
और शिया में 3 तरीके की जो मैरिज होती हैं वो होती है सही, बातिल और मुता। जो ये मुता विवाह होता है ये सबसे मतलब लो कैटेगरी का माना जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ अतना अशरिया के अंदर आता है, वो लोग इसको मानते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। मुता विवाह एक टेम्पररी मैरिज है ये, कि आपने एक टाइम पीरियड के लिए आपने किया और करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक्सप्रेशन के थ्रू ही आप इसे इस मैरिज को कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी इसमें आपको और हाँ, इसके लिए कंसीडरेशन दिया जाता है। एक कंसीडरेशन बेस होती है ये मैरिज, जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। आप जब उसको उसमें पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो अब इसमें क्या चीज़ है जो समझने लायक है कि ज़रूरत क्या क्या होती है। अब जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं मैरिज की वो क्या क्या हैं, हमें वो देखनी है। इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं निकाह के लिए। एक तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, दूसरा सॉरी 3 कह रही, 2 चीज़ें। दूसरा प्रेजेंस ऑफ विटनेस। लेकिन ये किस में ज़रूरी है? सुन्नी में, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस और प्रेजेंस ऑफ विटनेस। लेकिन शिया में विटनेस की ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्या मैरिज के लिए शियाओं में जब निकाह होता है तो वहाँ पर गवाह की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ नो ही लिख कर आना है, नो विटनेस इन शिया लॉ, ठीक है। सुन्नी विधि में क्या होता है, विवाह 2 कम से कम क्या चाहिए वहाँ पे, 2 विटनेस चाहिए। ये ध्यान रखना आप। सुन्नी लॉ में मिनिमम 2 विटनेसेस चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। लेकिन दोनों सक्षम होने चाहिए और उस समय मैरिज के टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मैरिज क्या हो जाती है, इरेगुलर मैरिज हो जाती है, यानी कि वो फासिद हो जाएगी अगर वहाँ प्रेजेंस ऑफ विटनेस नहीं है, ठीक है। ये तो था सुन्नी के लिए। और शिया में विटनेस की ज़रूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं हम इसमें कि इद्दत के लिए क्या ज़रूरी है। इद्दत की अवधि में किया गया निकाह कैसा होगा। सुन्नी विधि में वो फासिद माना जाएगा और शिया विधि में वो बातिल माना जाएगा। अगर किसी लेडी से आप इद्दत के टाइम पे निकाह करते हो, वो अपने इद्दत कर रही है और उस इद्दत के टाइम पीरियड में उससे अगर आप निकाह करते हो तो सुन्नी में इरेगुलर हो जाएगा और शिया में ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और मैं नहीं समझती, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसे समझाने वाली तो कोई चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ इसमें याद रखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और है, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ वुमेन इन इद्दत पीरियड। उसके क्या राइट्स होते हैं और क्या ड्यूटीज़ होती हैं, एक एक करके इसको समझते चलेंगे, ठीक है। तलाक होने पर इद्दत की अवधि क्या होती है, सबसे पहले इसको समझना है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ। आफ्टर इंटरकोर्स 3 पीरियड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर इद्दत टाइम पीरियड के लिए। दूसरा, इन केस ऑफ नो मेंस्ट्रुएशन पीरियड देन 3 लूनर। ये बहुत पूछा जाता है, 3 लूनर। सी, नो इंटरकोर्स बिफोर देन नो नीड टू डू इद्दत। अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फिज़िकल रिलेशन उनका बना ही नहीं है, तो वहाँ पर इद्दत की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चौथा, व्हेन प्रेग्नेंट एट द डिवोर्स टाइम देन इद्दत इज़ अप टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका डिवोर्स हो रहा है तो उसका इद्दत का टाइम क्या होगा, तो जब बच्चा जब तक पैदा होता है। फिर व्हेन हस्बैंड डाइड्स देन 4 मंथ एंड 10 डेज टाइम होगा इद्दत के लिए, ठीक है।
हाँ, तो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट क्या है इसका। व्हेन एट द टाइम ऑफ हस्बैंड डेथ वाइफ इज़ प्रेग्नेंट देन इट टाइम विल बी 4 मंथ एंड 10 डेज, या फिर बर्थ ऑफ चाइल्ड वॉट एवर इज़ मैक्सिमम टाइम। जो ज़्यादा होगा वही टाइम इद्दत का होगा अगर वो हस्बैंड उसका मर जाता है और उसको इद्दत के टाइम पीरियड के समय वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। फिर इसमें ये कहा है इन इद्दत टाइम इफ़ हस्बैंड डाइड्स देन शी विल रीस्टार्ट हर इद्दत टाइम फॉर 4 मंथ एंड 10 डेज फ्रॉम द डे व्हेन हस्बैंड डाइज। अगर वो इद्दत के टाइम पीरियड में ही थी और उस बीच उसका हस्बैंड मर जाता है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा 4 महीने 10 दिन के लिए। ठीक है। अब बात आती है कि इद्दत के टाइम में राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो शी हैज़ राइट टू हैव मेंटेनेंस, वो भरण पोषण पाने की अधिकारी है। नो राइट टू रीमैरिज, इद्दत के टाइम पे रीमैरिज नहीं हो सकती, और अगर वो होती है तो हमने देख लिया है सुन्नी में उसे क्या माना जाएगा, इर्रेगुलर, और शिया में वॉइड। थर्ड पॉइंट कहता है इसमें राइट टू टेक मुवज्जल महर ऑफ वाइफ। महर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी इसी में कि मुवज्जल क्या होती है और मुअज्जल क्या होती है। ठीक। फोर्थ कहता है राइट टू बी सक्सेसर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड इन सम केसेस। कहा था ना मैंने, अगर सही निकाह है तो उसमें राइट है आपको कि आप उसमें सक्सेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। इसमें एक केस है M.A. हुसैन वर्सेस राजम्मा। इसमें कहा था कि अगर लेडी ने मुता विवाह की अवधि निर्धारित किए बिना मुता विवाह किया है, जिसमें उसका पति मर गया, निर्धारित हुआ कि क्योंकि मुता विवाह की अवधि निर्धारित नहीं थी अतः इसे निकाह माना जाएगा। मैंने कहा ना, मुता विवाह जो होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो पहले बताई जाती है। बिना टाइम ड्यूरेशन के वो मुता विवाह नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, मुता विवाह में संतान वैध होती है, लीगल लेजिटिमेट मानी जाती है, और माता व पिता दोनों की संपत्ति से उत्तराधिकार पाने का हक रखती है। ठीक। लेकिन पति पत्नी का एक दूसरे की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती, ना हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। दे हैव फुल राइट टू डू। ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस का भी इसमें कोई राइट नहीं होता मुता विवाह में। ठीक है। अब इसमें एक और केस आता है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का। इसमें जस्टिस महमूद ने कहा था कि मुस्लिम्स में निकाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। मतलब उन्होंने इसको फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बताया था, ना कि ट्रेडिशनल। ठीक है। फिर इसमें केस आता है अनीस बेगम वर्सेस मुस्तफ़ा हुसैन का। इसमें जस्टिस सुलेमान थे, उन्होंने कहा संविदा के अलावा मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। ये दोनों आपको याद रखने, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट केस है इसके। ठीक। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा और अनीस बेगम वर्सेस मुस्तफ़ा हुसैन, ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। तो ये तो था आपका ओवरऑल सब मैरिज के बारे में। अब हम बात करते हैं महर। क्लासिफिकेशन ऑफ महर, जैसे आप देख भी रहे हैं कि महर 2 तरीके की होती है। महर ए मिस्ल यानी उचित महर, जिसको आप कहते हो प्रॉपर डोअर। दूसरी होती है महर है मुसम्मा यानी निश्चित महर, मींस स्पेसिफाइड डोअर। महर ए मुसम्मा जो है वो महर ए मुअज्जल यानी तुरंत दे महर, और दूसरा मुवज्जल महर यानी स्थगित महर। इसको याद रखने के लिए एक टर्म मैं आपको अच्छे ढंग से एक ट्रिक बता देती हूँ। अज़्ज़ल मतलब अभी आ जा, ये एक ट्रिक है। अज़्ज़ल अगर ए आ गया तो मतलब अभी, ठीक है। वह आ गया तो मतलब बाद में।
तो ये 2 तरीके की है। अब ये देखते हैं शिया और सुन्नी में कितनी और किस तरीके की मेहर होती हैं। तो सुन्नी में मेहर होती है महर मिस्ल और महर मुसम्मा। शिया में होती है महर मिस्ल, महर मुसम्मा और महर सुन्नत। अब हम इन सब को देखते हैं, लेकिन इसमें पहले एक केस है जो आप नोट डाउन करेंगे। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस है, और जस्टिस महमूद ने इसमें कहा था कि मुस्लिम विधि में महर वह धनराशि या कोई अन्य प्रॉपर्टी है जिसे हस्बैंड विवाह के कंसीडरेशन के रूप में वाइफ को देने या ट्रांसफ़र करने के लिए वचनबद्ध होता है या वचन देता है। ठीक है। और जहाँ महर स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया गया है, वहाँ भी महर के अनिवार्य परिणाम के रूप में कानून महर का अधिकार पत्नी को प्रदान करता है। ये पूरा स्टेटमेंट इस केस में कहा गया है। आप इसको दोबारा सुन के आराम से दोबारा लिख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं महर की मिनिमम राशि क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो वो होती है 10 दिरहम। क्योंकि ये अरब कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उसी के बेस पे इसको यहाँ पे हमने रखा है। 10 दिरहम मिनिमम महर की राशि होती है सुन्नी लॉ में। शिया लॉ में उचित मतलब जो एक निश्चित महर है, स्पेसिफाइड महर जो है सुन्नी में वो 10 दिरहम है मिनिमम, और शिया लॉ में प्रॉपर महर जो है मैक्सिमम 500 दिरहम बताई गई है। ठीक है। अब इसमें क्या है, शिया विधि में अवयस्क का निकाह वालिदैन द्वारा पूरा कराया जाता है। तो पति के असमर्थ होने पर महर के भुगतान के लिए वालिदैन व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। वो ही वहाँ पर क्या माने जाएंगे, लाइबल माने जाएंगे इसके लिए, अगर वो माइनर है तो हस्बैंड उनको देना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है। तो ये था आपका महर का और मैरिज का कॉन्सेप्ट। आप इसको पीडीएफ मैं अभी डाल दूँगी 1-1.5 घंटे में। आप उसमें से इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये सारे केस लॉ ज़रूर याद रखने आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।